तो अरब ममालिक को क्या मिला? सबसे बड़ा सवाल ये है, अरब ममालिक का तो भट्टा ही बैठ गया ना। फिर भाई तेल बिकेगा अमेरिका का, अरब ममालिक ने पैसा दिया अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका को, अमेरिका ने उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए इसराइल की हिफाजत की, और अरबों की हिफाजत का वक्त आया तो अरबों के गिले शिकवे बीच में रह गए। आज अरबों का तेल बंद है और अमेरिका कहता है वो हमारा तेल खरीद लो। यहां से भी पैसा ले लिया, वहां से भी पैसा ले लिया, इसराइल को भी राजी कर दिया, अपना तेल बेचने के लिए मार्केट भी कर लिया कि हमारा तेल अब आप खरीद लीजिए। तो ईरान ने ऐसे में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और ईरान ने यह कहा कि ईरानी बंदरगाहों को अगर खतरा हुआ या अगर ईरानी बंदरगाहों के ऊपर हमला किया गया तो इसके बदले में खित्ते में किसी की भी बंदरगाहें महफूज नहीं रहेंगी। अब ये ईरान ने अगर कहा है तो उसने माजी में करके दिखाया। ये ऐसा हमने बार बार होता हुआ देखा कि जब जब ईरान ने कहा कि अगर हमारे फलां चीज़ के ऊपर अटैक किया तो उसके जवाब में हम ये करेंगे, तो ईरान ने वो करके दिखाया। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा इसराइली रियासत को उनके शैतानी इक़दामात के नतीजे में तीसरी आलमी जंग शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। ये उनका स्टेटमेंट है और ऐसा ही स्टेटमेंट तुर्की ने भी दिया। कई यूरोपीय ममालिक ये कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब हमें तो बहुत सारी चीज़ें अलग किस्म की बताई जाती थी, लेकिन जो आज हम होता हुआ देख रहे हैं गाज़ा में, लबनान में, ईरान में, और जिस तरह आपने हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है और जिस तरीके से पूरे खित्ते को आग में झोंक दिया गया है, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो बाहर से बंद कर देगा कि तुम अंदर से कुंडी लगाओ, हम बाहर से कुंडी लगा लेंगे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, इससे डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन में इजाफा हो जाएगा। ईरान ने एक वीडियो भी जारी की है और ये पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी जो बहरी जहाज़ आए थे, जो फाइटर बहरी जहाज़ थे अमेरिका के, जब वो आबना हुर्मुज़ के करीब आए तो पासदाराने इनकलाब ने बाकायदा एक वार्निंग भेजने की वीडियो जारी की और उसमें दिखाया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का दावा गलत था। जब अमरीकी जहाज़ ईरान के बिल्कुल करीब पहुंचे, आबना हुर्मुज़ के करीब आए, तो ईरान ने उन्हें वार्निंग दी और वार्निंग देने के बाद उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने काफ़ी अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है और जितने भी आलमी तजियाकार हैं उनका ये कहना है कि ताकत के बलबूते पे आप आबना हुर्मुज़ को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईरान की वहाँ सरहद लगती है साथ, वो पूरे सरहद के साथ साथ है। या तो आप वहाँ पे कब्जा करके एक नया मुल्क बना लें, ये आप कर नहीं सकते। ज़मीन पे आपने अभी तक फौजी उतारे नहीं, आप उतारेंगे तो वहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। वो कहते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा, ये दावा किया ईरानी सदर ने कि 1 करोड़ 40 लाख के करीब ईरानी हैं जिन्होंने अपने नाम लिखवा दिए हैं जंग लड़ने के लिए कि वो लड़ना चाहते हैं। अब ऐसी कौम के साथ ज़मीन पे उतर के कौन लड़ेगा? जब सारी कौम ही लड़ना चाहती है तो आप उनके साथ ज़मीन पे उतर के लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, या आप वहाँ नया मुल्क तो नहीं बना सकते कब्जा करके। ना वो इसराइल की सरहद के साथ लगता है कि वो लेबनान की तरह बहुत बड़ी एक वो एरिया बना लेता है कि जनाब ये बफर जोन है, इसके बीच में कोई नहीं आएगा, या हम अपने आप को महफूज बना रहे हैं। तो आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल करना नामुमकिन है, आपको ईरान के साथ बात ही करनी पड़ेगी। क्या दोबारा मुज़ाकरात होंगे? बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा मुज़ाकरात होंगे, और ये मुझे लगता नहीं है। ये जो कोशिशें हो रही हैं, जो पाकिस्तान भी कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, मिस्र भी कर रहा है, रशिया और चाइना भी कर रहे हैं, और बहुत सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाए। अरब ममालिक भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए। अगर मुज़ाकरात दोबारा हो जाते हैं तो उम्मीद है कि अमेरिका मज़ीद लचक दिखाएगा और ईरान के साथ कोई मामलात उनके तय हो जाएंगे। लेकिन देखिए, अमेरिका को चाहिए फेस सेविंग, उसको जीत की सूरत में एक ट्रॉफी चाहिए। वो ट्रॉफी क्या हो सकती है? एक, वो ये चाहते हैं कि आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पे खुल जाए। अब ईरान की जानिब से एक और खबर भी आती है, उसमें ये दावा किया जाता है कि अमेरिका हिस्सा मांग रहा था कि आबना हुर्मुज़ में से जो भी कमाओगे उसमें हमारा हिस्सा हमें दोगे। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में अमेरिका कोई ऐसा सेटअप कायम कर दे जिसमें वो यहाँ से भी पैसे कमा ले, क्योंकि पूरी दुनिया से अमेरिका पैसा ही तो कमाता है, अपनी तेल की कंपनियों के ज़रिए से, मादनियात की कंपनियों के ज़रिए से, अपनी तजारत के ज़रिए से और कंट्रोल के ज़रिए से, और अपने डॉलर के ज़रिए से, जैसे पेट्रो डॉलर की एक टर्मिनोलॉजी है। तो अमेरिका पूरी दुनिया से पैसा ही कमाता है, और यहाँ पे भी अगर उसको पैसा अच्छा मिल जाता तो शायद एक अच्छी डील भी हो जाती। तो उसको वॉर ट्रॉफी चाहिए कि हम जीते हैं। वॉर ट्रॉफी क्या हो सकती है? वो यूरेनियम जो ईरान ने अफसूदा की है, 60% अफसूदा यूरेनियम, वो अमेरिका को चाहिए कि वो रख के दिखा दे किसी एक जगह के ऊपर कि ये यूरेनियम, डोनाल्ड ट्रंप जाए, जाके विजिट करे और शाबाश दे अपने लोगों को और कहे जनाब इसके लिए हमने जंग लड़ी थी, हमारा मकसद पूरा हो गया। तो एंडिंग अच्छी नहीं हो रही, तो अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को लंबा कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया, द इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फुल फ्लेज वॉर के अंदर नहीं जाएगा, वो पछता रहा है पहले ही। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप महदूद पैमाने पे छोटे मोटे मिलिट्री ऑपरेशंस या छोटे मोटे हमले वो ये करता रहेगा और इसको लिंगर ऑन करेगा इस मामले को, जब तक कि उसको दुनिया की सपोर्ट नहीं मिल जाती। तो मेरी नज़र में दोबारा मुज़ाकरात ही होने, आप जितनी मर्जी लड़ाई कर ले,
अल्टीमेटली आपको टेबल के ऊपर बैठना पड़ता है और एंड ऑफ द डे इनको टेबल के ऊपर बैठना पड़ जाएगा। सऊदी अरब और कतर वाला मामला भी आपके सामने है, ये खबर आ चुकी है कि वो हो सकता है कि पाकिस्तान को $5 अरब या इसके आसपास की कोई रकम मदद के तौर पे दे दें जो पाकिस्तान अपने कौमी खजाने में अमानतन रख ले। इसके लिए शहबाज शरीफ अभी मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब का एक विजिट भी करने वाले हैं और इसी हवाले से गुडविल जेस्टर के तौर पे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर जो है वो अपने एयरफोर्स की तादाद को बढ़ाया, अपने जंगी जहाज़ भेजे, अपनी फौजियों की जो प्रेजेंस है उसको पाकिस्तान ने वहाँ पे बढ़ाया। तो वो सऊदी अरब को यकीन दिला रहे हैं कि हम तो आपके साथ हैं, आपको जो मारेगा हम उसको मारेंगे। और जो बहुत सारे टाउट सहाफ़ी हैं वो लगातार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ईरान खैर मना ले, ईरान को पता चल जाए, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ईरान का बाज़-औक़ात नाम लेकर बाज़-औक़ात नाम लिए बगैर वो ईरान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उकसाया जाए। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहले दिन से ये इमरान खान का मौक़िफ़ था, सबसे पहले इमरान खान ने यह सुलह करवाई थी। ये इमरान खान का मौक़िफ़ था कि हर हाल में आप जंग से बचें, बैठ के बातचीत करें, रस्तों को खुला रहने दें और इत्मीनान के साथ, अमन के साथ रहें। यही सारे मुस्लिम ममालिक के मफाद में है। अब जो इमरान खान ने कहा था या जो उसकी पॉलिसी थी, जब उसके ऊपर अमल दरामद हुआ तो सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उकसाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उकसाया जाए, उनसे कोई स्टेटमेंट निकलवाए जाएं और उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर गद्दारियों के फतवे लगा दिए जाएं कि ये मुल्क के दुश्मन है। अंसार अब्बासी साहब जैसे लोगों ने इस पे बड़ी जल्दी पे तेल का काम किया। तहरीक-ए-इंसाफ के लोग एक ही बात पहले दिन से कर रहे हैं, मेरा भी पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, हर पाकिस्तानी का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को जंग में उतरने की बजाय अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कहा जी तहरीक लब्बैक पे जो गोली चली उसकी उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने कहा ये गलत है। तशद्दुद की उन्होंने मजम्मत की, तशद्दुद के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज की हिदायत की है। साथ इमरान खान साहब ने कहा जी कि गोली निहत्ते लोगों पर चलाना जो है वो इसकी कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ये गलत हुआ। तो इमरान खान साहब ने अपनी पहली ही मुलाकात में तहरीक लब्बैक के हवाले से अपनी पॉलिसी क्लियर की और उन्होंने कहा जी कि ये जो कत्लेआम हुआ ये गलत हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। दूसरा, इमरान खान साहब ने कुछ फ़ौज के बारे में और तालिबान के बारे में भी अपना स्टेटमेंट और ये जो दहशतगर्दी इसके बारे में अपना स्टेटमेंट दिया है। बैरिस्टर सैफ जो स्टेटमेंट बाहर लेकर आए, इमरान खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे का हल सियासी तौर पर निकालना चाहिए। उनकी फैमिली फ़ौज में है, फ़ौज से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। इमरान खान ने कहा कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद होना चाहिए। अफगानिस्तान पर हमलों के नतीजे में दहशतगर्दी बढ़ने का खतरा है। ये बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं तनकीद करता हूं तो सियासतदान के तौर पर पॉलिसी पर तनकीद करता हूं ताकि कोई हल निकले। फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और शोहदा भी हमारे हैं। लेकिन ये इमरान खान ने कई दफ़ा कहा है। कई लोग ना ये कोशिश करते हैं कि जैसे फ़ौज की और तहरीक-ए-इंसाफ की कोई जंग चल रही है, या कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की फ़ौज में और इमरान खान के अंदर कोई लड़ाई चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग हैं, ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिन्हें हम कहते हैं, जो अपनी नौकरियां पक्की करने के चक्कर में अपनी पॉलिसियां जो है वो तब्दील करते रहते हैं। ये जनरल फैज़ हमीद जैसे, जनरल बाजवा जैसे, अभी बहुत मौजूदा जो DG-ISI हैं, आर्मी चीफ है, ये लोग इसी तरह काम करते हैं ना। सबको अपना अपना फ़ायदा होता है। अब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आया हुआ है, DG-ISI ने अभी भी एक्सटेंशन ले ली है, तो उनकी जो पॉलिसी है उनके ऊपर तनकीद माजी में भी होती थी, अभी भी होती है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ौज के साथ कोई दुश्मनी हो गई है या फ़ौज के साथ कोई जंग शुरू हो गई है। फ़ौज एक ऐसा इदारा है जिसको पाकिस्तानी अपना खून पसीने की कमाई में से अपना पेट काट के इन्हें पालते हैं, इस फ़ौज को। तो जिसको पाकिस्तानी कौम अपना खून पिला रही है उससे नफरत क्यों करेगी? अभी आप देखें ना, मैंने 1-2-4 दिन पहले भी कहा था कि अफ़गानिस्तान हो या इंडिया हो, बाहर से ज़रा सा कोई पाकिस्तानी फ़ौज को तंग करता है, पूरी कौम फ़ौज के साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन सेम टाइम में मैंने ये सवाल भी उठाया था कि फ़ौजी क़यादत जो फैसले करती है, क्या वो वफ़ा निभाते हैं अवाम के साथ, जो अवाम उनके साथ वफ़ा निभाती है? ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपनी गंदी सियासत के इस्तेमाल के लिए फ़ौज को बतौर इदारा इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। ये बात मैं नहीं, PMLN, पीपल्स पार्टी सारे करते रहे हैं, आज PTI भी ये बात कर रही है। और इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा जी फ़ौज के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। ये इमरान खान साहब की ओनरशिप है जो हमेशा वो लेते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी आ नहीं रहा। अब सुहेल अफरीदी अब तक की इतला के मुताबिक वो आ ही है, क्योंकि अदालत ने ऑर्डर दे दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने, और चीफ जस्टिस ने कहा जी कि कल शाम 4 बजे तक सुहेल अफरीदी का हलफ ले गवर्नर, और इस बारे में पाबंद कर दिया। अब काले कपड़े मुंह पे मल ली थी गवर्नर ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने भी, और सब ने ये कह दिया जी ये तो नहीं आएगा। और टाउटों को मेरा मशवरा है, देखें अब आप एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अब वो बात रही नहीं। ये माजी में जो बात करते थे वो पत्थर पे लकीर हो जाती थी, तो आप दावा कर देते थे कि ये तो कभी नहीं होना,
तो अब एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ना आप किसी को ख़त्म शुद्ध ना कहा करें। एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर या उनकी यकीन दहानी के ऊपर आप कोई बड़ा बोल या बड़ा दावा ना किया करें। अभी कुछ लोग कह रहे थे मेरा नाम बदल देना, मैं माफ़ी मांग लूँगा अगर ये वज़ीर आला बन गया, ये कभी भी नहीं बनेगा, ये बन ही नहीं सकता, फैसला हो चुका है। ये एस्टेब्लिशमेंट आपको कहानियाँ सुनाती है। वो बेचारे कहते भी ठीक है, उनका ये नीयत भी होती है, लेकिन अब उनमें वो दमखम नहीं है, उनमें वो पसली नहीं है। पाकिस्तानी कौम उनसे बहुत ताकतवर और बहुत आगे निकल गई। अब एस्टेब्लिशमेंट को यू टर्न लेने पड़ते हैं, अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। अब आने वाले दिनों में और भी फैसले बदलते हुए देखेंगे। तो मुंह काला किया कुछ लोगों ने अपना। अब बिलावल जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हुए गवर्नर को कहता है, गवर्नर साहब आप जहाज़ लेकर जाएं खैबर पख्तूनख्वा और जाकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। पिछले एक हफ्ते में आपने इस लेवल का ड्रामा किया है, पीपल्स पार्टी ने ऐसा गंद मारा है। पीपल्स पार्टी ने, ये जमहूरियत की सबसे बड़ी दुश्मन है पीपल्स पार्टी, इनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। बिलावल का वो जुमला याद है आपको, ब्रूट मेजॉरिटी, वो बात याद है, डंडे वाली जमहूरियत, यही बिलावल है ना। और अब गवर्नर को पहले बिठाया हुआ था सिंध के अंदर के इधर बैठो, नहीं जाना वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा। अब जब आवाम भी खड़ी हो गई, वहाँ वोट भी बढ़ गए, एक भी MPA इनसे नहीं टूटा। इनकी सारी उम्मीदें ये थी कि पैसा वैसा खर्च करके वहाँ पे जो ताकत है एस्टेब्लिशमेंट की उसको इस्तेमाल करके कुछ MPAs तोड़े जाएंगे, इलेक्शन को डिले किया जाएगा और अपना वज़ीर आला लेकर आ जाएंगे। अब इस चक्कर में मौलाना फजल रहमान साहब की बाचियाँ खिल गई थी। मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार जो है पाकिस्तान की सियासत में हमेशा बहुत अजीब और घिनौना रहा। मुशर्रफ दौर के अंदर मुशर्रफ को सपोर्ट करना हो, मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना किरदार अदा किया। हर डिक्टेटर को मौलाना फजल रहमान ने सपोर्ट किया और उसके बदले में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए फ़ायदा हासिल किया। ये हमेशा इक़्तिदार के अंदर रहे। अब इन्होंने एक नया फार्मूला निकाला है कि इक़्तिदार के अंदर नहीं रहते हुए भी इक़्तिदार के अंदर रहना है, यानी अपोजिशन में बैठ के भी हुकूमत का किरदार अदा करना। जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने अपने फ़ायदे हासिल किए और बड़े आराम से जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी वो मौलाना फजल रहमान साहब ने करके दे दिया। और अब एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने भाई को वज़ीर आला बनाने के चक्कर में जाके चैलेंज कर दिया, अदालत तक पहुँच गए। यानी एक अजीब कालक है, सब अपने मुँह पे मल लेते हैं। फजल रहमान साहब के बारे में ना बड़ी प्यारी बात की मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने। उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान की छोटी सी ख्वाहिश क्या है, एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के मेंबर्स तोड़कर उन्हें दे दें ताकि वो अपने भाई को वज़ीर आला बना सकें। एक बंदा भी नहीं टूटा। 26वीं तरमीम हो, मुशर्रफ का LFO हो, हर मौके पर मौलाना हलवा खाने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, बशर्तिया के मीठे का तनासुब ठीक हो। मौलाना साहब को मीठा चाहिए, हलवा चाहिए, लेकिन मीठा अपनी मर्ज़ी का होना चाहिए और मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा तू तू। मौलाना साहब ने वैसे फजल रहमान साहब ने ना ये जो JUI की सियासत है इसको तबाह बर्बाद कर दिया। अपने और अपनी फैमिली के ज़ाती फ़ायदों के लिए ना इनको बहुत दफ़ा मौका मिला अवाम में हीरो बनने के लिए, लेकिन मौलाना साहब ने हर मौका ज़ाया किया और बेड़े ही गर्क किया अपनी और अपनी जमात की सियासत का, बल्कि नाम दबो दिया। अब थोड़े दिन पहले ये खुशियाँ मना रहे थे कि गंडापुर चला गया, अब नए वज़ीर आला की जगह अपने भाई को लाना चाहते हैं। अब एजेंसियाँ बंदे थोड़े, या टोटल आपकी डबल फिगर में आपकी सीटें नहीं हैं, मखसूस नशस्तें छीन छीन के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर भी उनके पास इतनी बड़ी अक्सरियत है कि आप उनके मुकाबले में कख नहीं है। मुझे हैरत होती है कि किस तरीके से कोई ये सोच नहीं सकता है कि मैं अपना वज़ीर आला ले आऊँगा, लेकिन फजल रहमान साहब हर वक्त दाव की तलाश में बैठे रहते हैं और उन्हें लगा कि शायद यहाँ उनका दाव लग जाएगा। नाज़रीन, तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का एक स्टेटमेंट आया और वो स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के उन मिनरल्स के हवाले से है जो डोनाल्ड ट्रंप को दिए गए और पाकिस्तान की और अमेरिका की जो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील है उसके ऊपर उनसे सवाल किया गया।